इसमें दो प्रश्न दो तरह से कहे जा सकते हैं। पहले वो जो में जो पूछा जा रहा है, जैसे कि किस विभक्ति में किस वचन का क्या होगा, या पूरी की पूरी विभक्ति पूछ ली जाए, वैसे के वैसे इसमें पुरुष और वचन के अकॉर्डिंग धातु रूप पूछे जा सकते हैं। वो भू धातु होती है या भू आदि गण में कोई सी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में टोटल भूआदि गण लिखा हुआ है। ठीक है, भूआदि गण प्रॉपर लिखा हुआ है। भूआदि गण से पूछा जा सकता है। हम भू की सिद्धि करेंगे, जैसे भू के चलेंगे वैसे सबके चलेंगे। आत्मनेपद अगर है तो, सॉरी परस्मैपद है तो आत्मनेपद आएगा तो मैटर बदल जाएगा। फिर आती है बात दूसरे तरह के प्रश्नों की। तो जब मैंने जो अभी बताया कि अनुवाद और अशुद्धि निवारण, इन दो जगह पर, जैसे हमारे कारक शब्द रूप, कारक से ज्यादा शब्द रूप से ज्यादा हमारे पास कारक यूज आ रहे हैं, वैसे के वैसे हमारे पास धातु भी यूज आएंगे। तो दूसरा काम हो जाता है ये। तीसरा ये पूछा जा सकता है छोटी छोटी चीजें, जैसे कि सार्वधातुक संख्या क्या होती है, या लकार कितने होते हैं। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जब तक हमें वाच्य, जब हमें ये नहीं पता कि धातु का परिवर्तन कैसे हो रहा है, तब हम वाच्य कैसे समझ पाएंगे। वाच्य समझना यूं मोटे मोटे तौर पे तो आप समझ चुके हैं, बट क्यों, कर्ता के अकॉर्डिंग कैसे बात क्रिया बदलती है, कर्म के अकॉर्डिंग कैसे बदलती है, और खुद के अकॉर्डिंग कैसे बदलती है, ये होता है वाच्य के अंदर। और वो जो वाच्य है वह भी हम जब हम धातु समझ पाएंगे तभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये है बात। इस तरह के प्रश्न, पहला कि किसी धातु का किसी पुरुष आत्मनेपद या परस्मैपद, किसी का सिर्फ आत्मनेपद या परस्मैपद में चल रहा है तब तक ठीक है, किसी के दोनों में चल रहे हैं तो भाई उन दोनों पूछ लेगा किस पद में है, फिर उसमें कौन सा पुरुष है या कौन सा वचन है, इस अकॉर्डिंग रूप पूछ सकते हैं। दूसरा, ये छोटे छोटे प्रश्न, लकार कितने हैं, इस तरह की बातें। और तीसरी चीज है अनुवाद शुद्धि निवारण। ये एक 10 नंबर की चीज है, इसे क्लियर करना और इसे पढ़ना। इसका मोस्ट ऑफ पोर्शन है ना, हमने कारक शब्द रूप, और अब हम जब धातु रूप पढ़ेंगे तो इसमें फिर बातचीत कर लेंगे अगर, तो इसमें हम निकाल देंगे। फिर हमें सिर्फ अनुवाद और अशुद्धि निवारण की प्रैक्टिस ही करनी बचेगी, क्योंकि हम इनसे संबंधित जो मेन विषय होते हैं, कॉन्सेप्ट, वो समझ चुके होंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअल और उस दोनों बेस में काम आते हैं, और वो है हमारे कारक शब्द रूप और धातु और चौथावाच्य। इनके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट है सिलेबस में। प्लस इनका दूसरा काम क्या होगा, इनका दूसरा काम होगा अनुवाद और अशुद्धि निवारण। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं हूँ कि ये एक इस पोर्शन की जो पीडीएफ है ना, ये वाली, इसे इन लाइंस के साथ ही दी जाए एक बार। इतनी सी है ना। नहीं, मैं फिर भी उसमें चेंज ही कर दूंगी, बेटर ये रहेगा। तो ये तो थी इसकी मूल चीज। मूल चीज क्या, कि धातु क्या होते हैं, लकार क्या होते हैं, तेंग आदि प्रत्यय क्या है,
इनकी क्या क्या संज्ञाएं होती है, इन संज्ञाओं का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, कब हम आत्मनेपद का करेंगे, कब हम परस्मैपद का करेंगे, कब प्रथम पुरुष, कब मध्यम पुरुष, कब उत्तम पुरुष, कब एक वचन, कब द्विवचन और कब बहुवचन। ये सब समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनका यूज कैसे करना है। तो इनका यूज करना है, जैसे हमने सबसे पहले लगाया है वर्तमाने लट। तो हम लट लकार का अगर रूप को चलाना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जब हम कोई प्रत्यय लगाएंगे, कोई भी प्रत्यय, तो हमें कुछ खास काम करने होते हैं। जैसे तिंग शित सार्वधातुक, धातु से किए गए तिंग और शित प्रत्यय सार्वधातुक, ये सार्वधातुक संज्ञा। दो संज्ञा होती है इस विषय में, सार्वधातुक और दूसरी होती है आर्धधातुक। धातु के विषय में ये दो चीजें होती है, ठीक है। और ये जो दो चीजें हैं, जब हम प्रत्यय लगाते हैं ना, कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हमने अब तक में क्या पढ़ा है, सुप प्रत्यय पढ़े हैं और तिंग प्रत्यय पढ़े हैं। तिंग आज पढ़ रहे हैं, जो इनकी सिद्धियां पढ़ लेंगे। सुप प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं पूरी तरह से, एक बार अच्छी तरह से। तो सुप और तिंग होते हैं, यह क्या करते हैं, ये पद बनाने का काम, क्या पद, सुप और तिंग से अंत होने वाला पद जाएगा। लेकिन कृत और तद्धित वाले पद नहीं होते हैं। कृत और तद्धित की क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उसके बाद उस पे सुबादी लगते हैं। लेकिन कृत और तद्धित लगते किस में है, तो वह धातुओं में लगते हैं। तो प्रातिपदिक अगर कुछ अर्थ डायरेक्ट निकले हैं तो निकले हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कि रमा, रमा शब्द कैसे बना है, रम धातु में प्रत्यय लगने से बना है, ठीक है। इस तरह के मोस्ट ऑफ शब्द कैसे बनते हैं, किसी धातु में प्रत्यय लगने से। क्यों, क्योंकि धातुएं वो चीज हैं जो मूल पार्ट है एक तरीके से। उन मूल शब्दों में जिनका एक अर्थ होता है, उसमें जब हम प्रत्यय लगाएंगे उसका अर्थ बदलेगा, और उस अर्थ से हम नया शब्द बनाएंगे। उसमें हम और उपसर्ग प्रत्यय लगा के हम उससे और नया शब्द बनाएंगे। इस तरह से शब्दों का भंडार बनता है संस्कृत के अंदर। और उन शब्दों में हम सुप तिंग इत्यादि प्रत्यय लगा के उससे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। हमारा कितना भी लंबा सेंटेंस हो, उसके अंदर मोस्ट ऑफ सारे शब्दों की शुरुआत धातु से हो रही है और उनकी समाप्ति सुप और तिंग प्रत्ययों से हो रही है। क्यों, क्योंकि जब तक वो सुप और तिंग नहीं होंगे तब तक वो पद नहीं बनेंगे, जब तक वो पद नहीं होंगे तब तक उनका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हम। तो संस्कृत जो भाषा है उसका पूरा का पूरा जो आधार है वो इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से हमें समझने में आसानी होती है। अगर हम इसे इस व्यू से देखें, शुरू में सारी धातुएं हैं, इन धातुओं को डायरेक्ट प्रतिवादी प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्रियाएं हैं। इनमें हम प्रत्यय लगाएंगे कृत तद्धित वगैरह, जैसे प्रातिपदिक बनाएंगे, फिर इसमें सुबादी लगाएंगे, या फिर जो मूल शब्द है उनमें सुबादी लगाएंगे, सुबादी नहीं होती, सुबादी होती है, या फिर सुप होते हैं, ठीक है। उनमें वो लगाएंगे तो भी पद बनेंगे। और ये जो लगने के बाद पद बनते हैं, इन पदों के संयोजन से हमारे क्या बनता है, वाक्य। जिनमें सुप और तिंग नहीं लगते या जिनके रूप इन समय नहीं बदलते वो क्या कहलाते हैं, अव्यय, ठीक है। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को संहिता संज्ञा या संयोग संज्ञा करके चेंज करते हैं, संहिता या संयोग, वो शब्द हो सकते हैं या पद हो सकते हैं या वर्ण हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां संधि करते हैं। वहीं अगर एक से अधिक पदों का संयोजन करके हम उनका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो हम उसे समास कहते हैं। क्या व्याकरण का, ठीक है। इन सब कार्यों को इजीली करने के लिए हम क्या करते हैं, संज्ञाएं करते हैं। और इन शब्दों सभी शब्दों में जो बदलाव हो उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए, उन बदलाव के नियमों को निर्धारित करने के लिए हम वर्णों के नियम पढ़ते हैं।
वर्ण क्या है, उनके क्या क्या प्रकृति है, कौन से घोष है, कौन से अघोष है, सवर्णी क्या है, कहाँ से वो बोले जा रहे हैं, उनका आस्य क्या है, उनका प्रयत्न क्या है, ये सब कार्य करते हैं। ठीक है। और इत्यादि प्रत्यय लगा के फिर हम प्रतिनिधि बनाते हैं, तो वो भी क्या है, प्रत्यय। इसके अलावा सर्व। इस तरह से ये संस्कृत व्याकरण का एक स्वरूप है, छोटा रूप है, डीप नहीं। तो सार्वधातुक कौन से, तिंग और शित। शित क्या हुए, जिनमें शकार की संज्ञा हुई है। ठीक है। और तिंग क्या हुए, तिप्तजी सिप्तस्ता विपस्मस ताताम झ था सताम थम इट वही मही। ये 18 प्रत्यय तिप तिंग प्रत्यय है। ठीक है। कितने टोटल, 18। 9 9 के 2 पार्ट हैं। 9 जो शुरुआत के हैं वो परस्मय पद है, 9 जो बाद वाले हैं वो आत्मनेपद है। जो तिप्तस ही सिप्तस्ता विपस्मस है, यानी तिप से लगा के मस तक, ये तो है परस्मय पद। और त आताम जा था सतम तो इत वही महीन, तो त से लगा के महीन तक ये है आत्मनेपद। ठीक है। उनमें से इनकी दोनों की सार्वधातुक संख्या हुई है। ठीक है। कर्ता अर्थ में किए गए सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु को शप प्रत्यय होता है। यानी क्या हुआ, धातु है, मान लो भू है, इसके बाद में ये कर्ता अर्थ में थी और हमने उसमें तिप प्रत्यय लगाया। ठीक है। तिप्तस जी का प्रथम प्रत्यय तक, तो इसमें क्या होगा, सार्वधातुक है, तिप प्रत्यय तीन से सार्वधातुक कम से, तो यहाँ धातु से शप प्रत्यय लगेगा, यानी यहाँ पर बीच में शप आएगा। ठीक है। तो जब भू है उसके बाद शप पे से श अशेष रहेगा, क्यों, शकार की लशक तद्धिते से और पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। तो भू के बाद में क्या आया, अ, तो ऊ के बाद में अ, फिर यहाँ भू को क्या हो जाएगा, गुण आदेश होगा, तो हमने कहा भो, फिर हो जाएगा इसको भव, फिर यहाँ पीछे ती है तिक का, तो हमने कहा भवती। तो इन सब के लिए जो सूत्र है वो सभी है, इत्यादि, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। इसे एक बार दोबारा देखना और अगर कोई सवाल हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। और मैं बोलती हूँ, काफी दिन से शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुई है ना, तो अब तक जो हमने पढ़ा वो समझ आ गया ना। अब कल से हम भू धातु के लट लकार और एक दो और लकार कर लेंगे। इस वीक में हम भू धातु और वाच्य दोनों पूरा कर लेंगे, और हो सके तो शायद हम वैदिक के भी पूरी कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ प्रत्यय बचेगा और अनुवाद बचेगा, सिर्फ प्रत्यय और अनुवाद बचेगा। तो मुझसे अगर कुछ समझ में नहीं है, कुछ एक बार दोबारा देखना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये आनी चाहिए, अदरवाइज अनुवाद नहीं समझ पाओगे। ठीक है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। गुड नाइट। कुछ सवाल बाकी हो तो मुझसे पूछ लो। नो